हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी। मैं आपका दोस्त सनत कुमार। दोस्तों, एक्सपर्ट की राय में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ एक्सपर्ट की राय में हैं राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार। और जो कि लोन के सेक्टर्स में, फाइनेंस के सर्विसेज सेक्टर्स में अपनी पिछले काफ़ी समय से सर्विसेज दे रहे हैं। दोस्तों, यदि बात करी जाए अर्थव्यवस्था की, तो रियल इस्टेट सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर आपकी अपनी अर्थव्यवस्था ठीक है, तभी आपकी चीज़ें सही चलने वाली हैं। उसके लिए आपका रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपका अपना घर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, आपके पास अपनी रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो होनी चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, एक रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की, तो फाइनेंसिंग व्यवस्था वहाँ पर अपने आप ही लागू हो जाती है। तो वो आपको, यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी से मदद लेनी पड़ेगी। आप प्राइवेट सेक्टर में ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में ले सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर ही एक सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो आज हम राजेश जी से बात करेंगे कि सर्विस क्लास पर्सन हैं आप, और आपको बैंक से प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन लेना है, हाउसिंग लोन, तो उसके लिए क्या क्या कदम आपको उठाने हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग लोन एक सर्विस क्लास व्यक्ति के लिए परफेक्ट रहेगा। राजेश जी, सर्विस क्लास पर्सन यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी के लिए प्लानिंग करनी चाहिए? हम देखते हैं कि जो भी लोग आज की डेट में रेंट पर रह रहे हैं जी, उनको हमेशा एक चाह होती है कि हाँ जी, मेरा भी एक अपना मकान हो जो मैं रेंट के किराए से बच जाऊँ। जी जी। उनको वो लोग डरते हैं कि हाँ, हम किसी बैंक से फाइनेंस ले, तो क्योंकि पास के लोग उनको डरा के रखते हैं जिन्होंने कभी होम लोन नहीं लिया। जी जी जी। तो वो जब भी कोई होम लोन के लिए कहीं भी बनने की कोशिश करता है, तो उसके आसपास का जो समाज है वो उसकी इच्छाओं को दबा देता है, उसको दबा देता है। रीज़न कि बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो शुरू में सारा इंटरेस्ट चला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप ज़िंदगी भर के लोन के फंस जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी चूज़ करना जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी आप देख लें, क्योंकि जो भी आप प्रॉपर्टी देखेंगे अपनी आय के हिसाब से ही देखता है कस्टमर। ये नहीं है कि जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख ले। अगर उसने ऑलरेडी अपनी सेविंग्स करी हुई है जी, तो वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देख सकता है। न तो नॉर्मल कस्टमर जो होता है वो अपनी आय के हिसाब से ही कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है। जी जी जी। अब करते हैं हम होम लोन की बात। अगर वो बैंक से लोन लेने आता है जी जी, तो नॉर्मली हम अप टू 30 लाख तक लोन, जो 90% तक हम फंडिंग करते हैं मार्केट वैल्यू का जी जी। और अगर हम इससे एबव लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें हमारी बैंक की कंडीशंस जो होती है, एक वाइड वैल्यू जो आपकी रजिस्टर्ड वैल्यू है, जो सर्कल रेट पे रजिस्ट्री होती है, वो वाइड वैल्यू कहलाती है जी, जी। और एक मार्केट वैल्यू होती है, जो भी आज की डेट में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जिस रेट पर कर रहे हैं, वो मार्केट वैल्यू है जी जी जी। तो उन दोनों का दोनों जो रेट्स होते हैं, उन दोनों को देखकर ही बैंक लोन देता है। ये नहीं है कि अगर कोई नॉर्मली आज की डेट में कुछ कस्टमर से जब हम बात करते हैं, तो कस्टमर कहते हैं जी, मैंने तो किसी से बात करी है कि मेरे को 90% का लोन मिल रहा है, लेकिन उसके लोन की रिक्वायरमेंट 50 लाख 60 लाख ऐसे लोन की रिक्वायरमेंट होती है। 90% हम भी फंडिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें मैंने आपको कहा था कि 2 कंडीशन एक साथ चलती हैं, मार्केट वैल्यू, वाइड वैल्यू। वाइड वैल्यू का हमेशा 90% फंडिंग होता है, मार्केट वैल्यू का 80%, विच एवर इज लेस। जो भी फंडिंग होगी हमारी उस हिसाब से होती है। अगर कोई सैलरीड कस्टमर है जिसकी सैलरी 50,000 रुपये इन हैंड उसके अकाउंट में आ रही है, तो हम नॉर्मली जो उसमें से जो ईएमआई पे कर सकता है, वो ओनली 30,000 तक की ईएमआई पे कर सकता है। जो उसके ऊपर का फंड्स होगा, जो भी 20,000 उसके बैलेंस बचेंगे, वो अपने घर के खर्चों के लिए बचा सकता है। ये बैंक की फंडिंग का सिनेरियो है जी जी जी। अगर हम यही से कहते हैं कि जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए मंथली है, तो बैंक कहता है कि जितनी भी आप 70,000 तक की ईएमआई भी कर सकते हैं, उसमें 70%
आप अपनी ईएमआई दे सकते हैं। जी 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 ये सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैलरी कितनी अर्न कर रहे हैं, जो आपके इन हैंड में है, आप कंफर्टेबल कितनी ईएमआई दे सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ। वो सारी चीजें बैंक देखकर ही लोन प्रोवाइड करता है। ओके। एक सैलरीड कस्टमर जो प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनीज, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, जी जी उसके लिए नॉर्मल जो इनकम है, जो भी उसकी इन हैंड आती है उसी पे कैलकुलेशन होती है। जी जी जॉब सैलरीड कस्टमर हमेशा एक प्लस पॉइंट लेके चलता है कि हाँ भी जो भी मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा एक ही बार बनती है, बार बार कभी भी जल्दी प्रॉपर्टी नहीं बन पाती। जी 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 क्योंकि सैलरीड कस्टमर की हमेशा इनकम फिक्स होती है, उसको ये नहीं है कि मंथली में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी कहीं से, जी 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 बिजनेसमैन की जी। तरह। नॉर्मली सैलरीड कस्टमर की जितनी इनकम सैलरी के रूप में आ रही है, उतनी जो 70% जो 60% का रेशियो मैंने आपको बताया है सैलरी का, उतनी ही ईएमआई पे कर सकता है, उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता। जी 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 तो इसलिए जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं हमें, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ उस पर होना चाहिए। अगर उस पर नहीं है तो उसके अलावा हमारे पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी, इस पे भी अगर हमें कोई एड्रेस प्रूफ मिल जाता है तो एड्रेस प्रूफ हमारे लिए मैंडेटरी होता है जहाँ कस्टमर रह रहा होता है। रेंट एग्रीमेंट कभी भी इस समय सारे बैंकों ने इनवैलिड करा हुआ है। रेंट एग्रीमेंट कोई एक परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ नहीं है कि आप यहाँ पर रहते हैं, एज पर केवाईसी गाइडलाइंस जो आरबीआई ने डिक्लेयर करी है। जी 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 तो इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, जी जी लेटेस्ट, लास्ट 2 ईयर्स के फॉर्म 16 जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी आता है। पार्ट ए में ओनली टीडीएस की क्लेरिफिकेशन होती हैं जो क्वार्टरली आपका एम्प्लॉयर टीडीएस जमा करता है, और आपका पार्ट बी में जो आता है वो आता है आपकी जितनी भी एनुअल इनकम ले रहे हो आप, उसका डिक्लेरेशन होता है। लास्ट 6 मंथ की बैंक अकाउंट जितनी भी सैलरी आपकी जो बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक अकाउंट में जा रही है, नॉर्मली कस्टमर्स का ये क्वेश्चन होता है कि हाँ जी हम जिस बैंक से लोन लेंगे उस बैंक में अकाउंट खुलवाना क्यों मैंडेटरी है। आजकल हर बैंकों ने ये एक कंडीशन लगा दी है कि जी हाँ जी जिस बैंक में भी आप लोन लोगे पहले हमारे यहाँ एक अकाउंट खुलवाओ जी आप। जी 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 नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक में हमेशा ये कंडीशन होती है, क्योंकि वो अपने ही बैंक से ईएमआई लेना चाहते हैं, वो किसी अदर बैंक से ईएमआई नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको ईसीएस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ से ऑटो डेबिट अपने ऑटो मोड में पैसा डेबिट होता रहता है, ऑटो डेबिट मोड में चलता रहता है। तो एक प्लस पॉइंट है कि हाँ बैंक, कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हाँ जी इंश्योरेंस, आज की कस्टमर इंश्योरेंस पार्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि आजकल का फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा। अगर 4 फैमिली मेंबर्स हैं जिसमें एक पर्सन कमा रहा है, तो इन फ्यूचर वो ये सोच के चलेगा हाँ कि अगर मेरे को कुछ होता है इन फ्यूचर तो मेरी फैमिली को ये लोन कैसे चुकाएगा, वो मेरी फैमिली कैसे चुकाएगी। तो वो एक लाइफ इंश्योरेंस, इसके साथ एक लोन प्रोटेक्शन आती है, आप वो ले सकते हैं जिससे कि आपकी फैमिली सिक्योर हो। जी 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 ठीक है राजेश जी, तो ये बेसिक जो जानकारी है वो ध्यान में रखते हुए जो है लोन के लिए प्लान करके चलना होता है। और यदि हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी जो है जैसे कि लास्ट वीडियो में आप चाहें तो राजेश जी का पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपने बताया ही था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी न किसी अथॉरिटी से जो है पास हो। बिल्कुल, जैसे मयूर विहार में आप पापड़गंज आईपी एक्सटेंशन में डील करते हैं टोटल, तो इसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें मैक्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ये अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज हैं। जितनी भी सोसाइटीज यहाँ पर हैं वो सारी अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप बिना मैप के थ्रू आप अपना लोन प्रोवाइड ले सकते हैं बैंक से। राजेश जी यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि अभी जो डीडीए से अप्रूव प्रोजेक्ट हैं, चाहे तो आईपी एक्सटेंशन की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो गई, मयूर विहार फेज 2 की डीडीए फ्लैट हो गए, या प्रीत विहार की तरफ हम बात करें तो जो डीडीए से ही अलॉटेड प्लॉट्स हैं वो तो फ्री होल्ड हैं। लेकिन आजकल क्या है, जैसे कि आपका लोकल कॉलोनीज मंडावली, चंदर विहार, जोशी कॉलोनी, ये भी कुछ स्कीम के तहत फ्री होल्ड हो रहे हैं जी। अब यहाँ पर चूँकि अगर वो फ्री होल्ड हो गया और उसकी कन्वे डीड हो जाती है
जी। तो उस केस में भी बैंकें जो है पंजाब नेशनल बैंक या आपका SBI जो नेशनलाइज बैंकें हैं, क्या वो उस केस में भी उनको लोन देंगे? नहीं सर, वहाँ पर ये बैंक फंडिंग नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि ये जो कॉलोनीज होती हैं वो अनऑथोराइज्ड होती हैं। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ पे कोई भी ऐसा नक्शा बन ही नहीं पाता। गलियां में अधिकतर छज्जे या आगे मकान बढ़ा लिया जाता है। नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ जानना चाह रहा हूँ, एक्चुअल क्या है कि हम बात फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा DDA के द्वारा उस प्रॉपर्टी पे कन्वे डीड हो रही, कन्वे डीड बोले तो फ्री होल्ड, लेकिन आप ये कह रहे हो कि उसके बाद भी चूंकि वहाँ पर मैप अप्रूव्ड किसी अथॉरिटी से नहीं है, तो वहाँ पर जो सरकारी बैंक है या नेशनलाइज बैंक है वो लोन नहीं देंगे। जी। तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स की बैंकें देती हैं लोन? प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक लोन देते हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टी में खसरा नंबर लिखा होता है जी, वहाँ गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं देता। ओके ओके ओके, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉलोनीज है वहाँ पे हमेशा खसरा नंबर प्रॉपर्टी के अंदर लिखा होता है। जी 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 तो जी। जहाँ पे भी खसरा नंबर लिखा होगा रजिस्ट्री के अंदर, हाँ हाँ, वो गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं देगा। जी 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 जी, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो हो सकते हैं हमारा कोई व्यूअर्स ऐसा आ जाए जो जानना चाहे, देख रहा हो, जो इंडस्ट्रीज़ एरिया जैसे कि पटपड़गंज हो गया, जी। पटपड़गंज इंडस्ट्रीज एरिया में कुछ प्रॉपर्टीज़ तो फ्री होल्ड हैं जो 450 मीटर के आसपास के, लेकिन 100 मीटर्स के जो फ्लैट हैं वो लीज होल्ड हैं। और ऐसे ही साहिबाबाद साइड 4 की बात करी जाए तो वहाँ पर सारी प्रॉपर्टियाँ लीज होल्ड। तो इस केस में चूँकि वो भी अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वहाँ लोन कैसे होता है? देखिए, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली की, जी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे आपका रेजिडेंशियल एरिया हो, हाँ हाँ दिल्ली में जहाँ पे भी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है, हाँ हाँ, उसके लिए हमें DDA से परमिशन टू मॉर्गेज निकलवाना पड़ता है। जी जी जी, क्योंकि वो लीज की प्रॉपर्टी है, अभी फ्री होल्ड नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ, अगर लीज की प्रॉपर्टी है तो वहाँ से परमिशन टू मॉर्गेज आसानी से DDA नहीं देता दिल्ली के अंदर। जी 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 जी, इसलिए थोड़ा सा बैंक कतराता है। क्योंकि अगर आप यही चीज देखेंगे नोएडा में, हाँ हाँ, नोएडा पूरा ही लीज होल्ड है, जी जी, लेकिन वहाँ पे अथॉरिटी परमिशन टू मॉर्गेज इशू करती है, आराम से 6 to 7 डेज में मिल जाता है। अच्छा अच्छा, लेकिन दिल्ली के अंदर परमिशन टू मॉर्गेज इतना आसान लेना बात ही नहीं है। उसमें आप 2-2 3-3 महीने चक्कर काटते रहेंगे DDA के, लेकिन वो परमिशन टू मॉर्गेज इशू नहीं करेगी उस प्रॉपर्टी में। और जब तक मॉर्गेज परमिशन नहीं होगी तब तक हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे फाइनेंस नहीं कर पाएंगे। चलिए जी राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, दोबारा आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। धन्यवाद। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पे, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमने स्क्रीन पे जो है राजेश जी का नंबर दे दिया है। अब आप राजेश जी से बात करना चाह रहे हैं, कोई लोन से रिलेटेड आपकी क्वायरी है तो आप राजेश जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।